अंजलि, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। आई गेस मैं तुम्हें जानता हूँ। ईशान ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कही थी। जब मुक्ता ने उसके ऐसे शब्द सुने, वो घबरा गई, लेकिन उसने खुद का मोराल स्ट्रॉन्ग किया और इस तरह से ईशान को देखने लगी जैसे वो उसकी बात से बिल्कुल भी अग्री नहीं करती थी। नहीं तो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैंने तो तुम्हें आज ही पहली बार देखा है। शायद तुमने किसी और को देखा होगा। मुक्ता को लगा कि अगर वो मना कर देगी तो ईशान भी उस बात को ज्यादा नहीं छेड़ेगा, लेकिन ईशान मुक्ता की बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। आई एम श्योर अंजलि, वो लड़की तुम ही थी। अब मुक्ता की हवाइयां उड़ने लगी थी। बस, इसे पता चल गया है। इसने मुझे पहचान लिया है। मुक्तांजलि, तुम्हारा अच्छा वक्त खत्म होने वाला है। अब ये खड़ूस ईशान कॉलेज में जाकर सबको बता देगा कि मैं असल में कैसी दिखती थी। जब मुक्ता अपनी ही वाइल्ड इमेजिनेशंस में खोई हुई थी, ईशान ने उसका नाम पुकारा। अंजलि, मुझे याद आ गया। आई नो, हम कहाँ मिले थे। इस पॉइंट पर मुक्ता की शक्ल रोनी सी हो गई थी। वो ज्यादा कुछ कह नहीं पाई, पर उसने ईशान से पूछा, कहाँ? ईशान अब उठकर मुक्ता के साथ बेंच पर बैठ गया और उसके सवाल का जवाब देते हुए बोला, मैंने तुमसे सेंट्रल लाइब्रेरी का एड्रेस पूछा था। याद है, उस दिन तुमने मास्क लगा रखा था, लेकिन तुम्हारी आवाज से मैं बता सकता हूँ कि वो तुम ही थी। ईशान के इन वर्ड्स ने मुक्ता के दिल पर बना हुआ प्रेशर एक पल में हल्का कर दिया। एक छुटकारे की सांस छोड़ते हुए मुक्ता ने मन ही मन में कहा, ओह गॉड, मुझे तो लगा था कि ईशान को सब पता चल गया होगा, लेकिन मैं बच गई। मुझे क्या पता था कि ये मुझे इस मेकअप में देखने के बाद भी पहचान नहीं पाएगा। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं एड्रेस बताने वाले दिन मास्क क्यों लगाती? ईशान की बात का जवाब देते हुए मुक्ता ने कहा, अच्छा, हो सकता है, मुझे कुछ खास याद नहीं है। मुक्ता इस तरह बात कर रही थी जैसे कि उसने उस दिन ईशान को नोटिस ही नहीं किया था। ईशान ने फिर मुक्ता से कहा, चलो, अच्छा है, डेस्टिनी, हमें आज मिलना था, इसलिए हम आज मिले, और अगर किस्मत चाहे तो फिर कभी मिलेंगे। तुम्हें देर हो रही होगी, तुम भी अब घर जाओ, मैं भी निकलता हूँ। ईशान की इस बात को सुनकर मुक्ता ने हाँ में अपना सर हिला दिया और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में अपने अपने घर के लिए निकल गए। जाते हुए मुक्ता ने शर्मा अंकल को कॉल किया। शर्मा अंकल, टूर का काम हो गया। वो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती थी। मुक्ता की इस बात को सुनकर शर्मा अंकल ने कहा, हाँ कहो अंजलि, क्या बात है? मुक्ता ने उनसे कहा, शर्मा अंकल, वो मुझे थोड़े पैसे एडवांस में चाहिए थे। आप जब भी चाहें मैं टूर गाइड का काम कर दूंगी। मुक्ता की इस बात से शर्मा अंकल को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है अंजलि, मैं समझ सकता हूँ कि आजकल पढ़ाई कितनी महंगी हो गई है। बताओ, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? शर्मा अंकल की कही बात को सुनकर मुक्ता के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने कहा, 20,000। शर्मा अंकल ने तुरंत ही मुक्ता की बात मान ली और उसे जाते हुए ऑफिस से पैसे कलेक्ट करने को कहा। मिहिर को कॉल किया और उससे बात करते करते मुक्ता ऑफिस की तरफ बढ़ गई। शहर के किसी दूसरे कोने में एक बड़े वॉचेस के शोरूम में प्रखर अपनी पसंदीदा और महंगी वॉचेस लेकर खड़ा था। जिस तरह वो उन वॉचेस को देख रहा था, ये बताना मुश्किल नहीं था कि उसे अपनी ब्रांडेड और कस्टमाइज्ड वॉचेस से कितना प्यार था। एक बार ये 3 डेज डिटेंशन की मुसीबत हमारे सर से निकल जाए, मैं पापा से कहकर फिर से तुम सबको वापस अपने साथ ले जाऊंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी मस्ती के चक्कर में मुझे तुम सबको मुझसे दूर भेजना होगा। प्रखर ने अपनी वॉचेस के साथ बात करते हुए कहा। अपने सामने चल रहे इस नजारे को देखकर शोरूम के ओनर का मुंह बन गया। उसने प्रखर को एडवाइस करते हुए कहा, सर,
अगर आप इन वॉचेस को बेचना नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं 1 महीने तक इन्हें किसी और को सेल नहीं करूंगा। आप 1 महीने के अंदर आकर अपनी वॉचेस वापस ले जा सकते हैं। प्रखर को उस शोरूम के ओनर की ये बात सुनकर थोड़ा अच्छा लगा। उसने ओनर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, 1 मंथ के अंदर ही मैं आपको मुंह मांगी रकम देकर ये तीनों वॉचेस वापस ले जाऊंगा, लेकिन अपना प्रॉमिस मत भूलिएगा। प्लीज इन वॉचेस को किसी और को बेचना मत। प्रखर एक मोमेंट पर बहुत ही इमोशनल हो गया था। शोरूम के ओनर ने प्रखर की बात पर हामी भरी और 15,000 रुपए प्रखर के सामने रख दिए। उन पैसों को देखकर प्रखर ने मन ही मन में कहा, मेरे पास इस महीने की बची हुई जो पॉकेट मनी है उससे मैं पूरे 20,000 रुपए कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। प्रखर ने बेमन से अपनी तीनों घड़ियां उस शोरूम के ओनर को दे दी और 15,000 लेकर उस शोरूम से बाहर चला गया। ये शोरूम सिटी मॉल में था। प्रखर जैसे ही पहले फ्लोर से नीचे उतरा, वो ग्रोसरी डिपार्टमेंट में पहुंच गया। प्रखर इतना बुरा फील कर रहा था कि वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस मॉल से बाहर जाना चाहता था। लेकिन उसने देखा कि ग्रोसरी डिपार्टमेंट में काव्या बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ अपनी मॉम के साथ शॉपिंग कर रही थी। प्रखर के अलावा ये कौन जान सकता था कि काव्या को उसकी मॉम के साथ शॉपिंग करना कितना इरिटेटेड फील कराता था, और वो भी ग्रोसरी। काव्या को हो क्या गया है? आज आंटी के साथ इतने मजे के साथ शॉपिंग क्यों कर रही है? पूछता हूँ। प्रखर से अब रहा नहीं जा रहा था। उसने काव्या और उसकी मॉम के पास जाते हुए कहा, हाय आंटी, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, कैसी हैं आप? प्रखर और काव्या बचपन के दोस्त थे, इसलिए काव्या की फैमिली ही नहीं, उसके रिलेटिव्स और नेबर्स भी प्रखर को जानते थे। जब काव्या की मॉम ने प्रखर को देखा, वो बहुत खुश हो गईं। उन्होंने प्रखर के गाल खींचते हुए कहा, हेलो बेटा, मैं तो बढ़िया हूँ, तुम कैसे हो? बहुत दिन हो गए, तुम घर नहीं आए। प्रखर ने बड़ी मुश्किल से अपने गाल उनके हाथ से छुड़ाए और बोला, हाँ आंटी, कॉलेज में ही बहुत बिजी होता हूँ, टाइम ही नहीं मिलता, नेक्स्ट टाइम जरूर आ जाऊंगा। काव्या की मॉम से बात करने के बाद प्रखर ने काव्या की तरफ देखा और उससे इशारों में सवाल करने लगा। काव्या उसके इन साइंस को समझ ही नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी मॉम समझ गई। उन्होंने काव्या और प्रखर से कहा, तुम दोनों बातें करो, मैं वहां से फ्रूट्स लेकर आती हूँ। अपनी बात कहने के बाद वो वहां से चली गई। काव्या की तरफ देखते हुए प्रखर ने कहा, तुम्हें फीवर हो गया है क्या? तुम्हें आंटी के साथ ग्रोसरी शॉपिंग करने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम ही तो कहती थी ना कि ये सारा टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं है, हम एक कॉल करके इन चीजों को होम डिलीवरी बुला सकते हैं, तो अब क्या हो गया? काव्या ने थोड़ा सोचा और प्रखर के सवाल का जवाब लॉजिकली देते हुए कहा, ये 3 दिन डिटेंशन के इंतजार का टेंशन मेरे लिए इतना आसान नहीं रहने वाला। मैंने पार्टी के दिन बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी, इसलिए मेरी सारी पॉकेट मनी खत्म हो गई। मॉम से पैसे मांगने के लिए मुझे उन्हें खुश करना होगा, वही करने के लिए आज ग्रोसरी शॉपिंग पर आ रही हूँ। काव्या ने बात बहुत ही कैजुअली कही थी, लेकिन उसका असर प्रखर पर थोड़ा अलग ही हुआ। ये सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से ही हो रहा है। अगर मैं उस दिन थोड़ा कंट्रोल कर लेता तो इतना बुरा रायता नहीं फैलता, और अब हर कोई अपने कंफर्ट से बाहर जाकर ये रायता साफ कर रहा है। प्रखर ने दिल ही दिल में कहा। काव्या उसके एक्सप्रेशन से इस बात का पता आसानी से लगा सकती थी कि प्रखर इस सब के लिए खुद को ब्लेम कर रहा था। काव्या ने प्रखर से कहा, गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पूरे कांड के चक्कर में मुझे पता चल रहा है कि ग्रोसरी शॉपिंग करना इतना भी बोरिंग नहीं है। जब काव्या ने अपने आखिरी शब्द कहे, प्रखर अपने आप को हंसने से रोक ही नहीं पाया। काव्या की एक छोटी सी लाइन से प्रखर का मूड ठीक हो गया था।
अगले 2-3 दिन कैसे निकल गए सबको पता ही नहीं चला। मुक्ता एक ही दिन ईशान से मिली थी, लेकिन उस दिन के बाद वो हर पल इसी डर से काम कर रही थी कि ईशान से टकरा ना जाए। प्रखर अपनी घड़ियां बेच चुका था और इस बात का ध्यान रख रहा था कि उसके पापा को उन घड़ियों के बारे में पता न चल जाए। अगली पॉकेट मनी मिलने तक वो अपनी एक भी घड़ी को देख भी नहीं सकता था। काव्या हर वो काम कर रही थी जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अपनी मॉम को नाराज होने का एक भी मौका नहीं देना चाहती थी। मायरा ने पूरे 3 दिन अपनी मॉम को कमिटी मीटिंग में मिहिर की तरफ से बात करने के लिए कन्विंस किया था। और रही बात मिहिर की, तो उसने अपनी फेवरेट बाइक्स को रेंट पे देना शुरू कर दिया था। सब अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर मुश्किल चीजें फेस कर रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल था मिहिर के लिए हर रोज अपने डैड डीन रायचंद को फेस करना। इतने सारे डिफिकल्टीज का सामना करने के बाद सभी ने अपने अपने हिस्से के 20,000 अरेंज कर दिए थे। फाइनली हमारे सबके पैसे मिलकर 1 लाख रुपए हो ही गए। मिहिर, आप उस स्कल्पचर आर्टिस्ट को कॉल करो और पता करो कि क्या इतने में हमारा काम हो सकता है, मुक्ता ने कहा। मिहिर ने जब कॉल करके उस स्कल्पचर आर्टिस्ट को कॉल किया, उसके चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट नजर आने लगी। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद मिहिर ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, वो अब कह रहा है कि उस मार्बल की कॉस्ट बढ़ गई है, तो हमें और 30,000 रुपए लग सकते हैं। इस बात को सुनकर सभी के चेहरों का रंग उड़ गया। ओह शिट, अब और 30,000 कहां से लाएंगे? पहले पता होता तो हम थोड़े ज्यादा अरेंज कर लेते, काव्या ने परेशान होते हुए कहा। परेशान तो सभी थे। मायरा ने सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, 1 मिनट, मैं मॉम से पूछती हूँ। वो जरूर हमारी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाएंगी और हमें ये पैसे दे देंगी। मायरा जैसे ही उसकी मॉम को कॉल करने वाली थी, मिहिर ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, आंटी कॉलेज की ट्रस्टी है, इसका मतलब वो आज की कमिटी मीटिंग में होंगी। मैं नहीं चाहता कि वहां ये बात पहुंचे। अगर हम पैसे अरेंज नहीं कर पाए तो क्या होगा? थोड़ी डांट सुननी पड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा कोई पनिशमेंट मिल जाएगी। मुझे इन सब बातों से डर नहीं लगता। मिहिर की बातें सुनकर अब किसी को भी उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जैसे वो कमिटी मीटिंग के लिए डीन ऑफिस जाने वाला था, किसी ने मिहिर का नाम पुकारा। मिहिर, मेरा कंट्रीब्यूशन अभी बाकी है। मिहिर ने पीछे मुड़कर देखा तो वो कोई और नहीं, ईशान था। ईशान को देखकर मिहिर का मूड और भी ज्यादा बदतर हो गया। मुक्ता ने जब मिहिर के बदलते एक्सप्रेशंस देखे, वो मन ही मन में ईशान को कोसने लगी। ये ईशान हर बार गलत टाइम पर ही क्यों आता है? 1 मिनट, क्या उसने कंट्रीब्यूशन का कहा? अगर वो भी उसका हिस्सा दे देगा तो शायद हमारा अमाउंट ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा। मिहिर ने ईशान की बात पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया था। ईशान ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, उस दिन पार्टी में मैं भी था। भले ही तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैं तो वहीं था, तो फिर ये मेरा कंट्रीब्यूशन है। अपनी बात कहते हुए ईशान ने एक एनवलप मिहिर के हाथ में रख दिया। ना चाहते हुए भी जब मिहिर ने वो एनवलप खोला, वो अजीब नजरों से ईशान को देखने लगा। अगर तुम कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो इसमें 30,000 क्यों है? मिहिर ने ईशान से सवाल करते हुए कहा। जब बाकी सब ने 30,000 सुना तो वो खुश हो गए, लेकिन जिस तरह का रिएक्शन मिहिर का था, उसे देखकर बाकी किसी ने कुछ भी नहीं कहा। ईशान ने ज्यादा सोचे बिना मिहिर के सवाल का जवाब देते हुए कहा, 30,000 ही तो कंट्रीब्यूट करने थे, तो और कितने करता? ईशान ने अपनी बात इस तरह कही थी कि सभी को लगा कि उसे गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी। क्या सच में ईशान 20,000 के बारे में नहीं जानता था, या फिर ये ना जानने का प्रिटेंड कर रहा है? जाने दो, जो कुछ भी हो, एटलीस्ट हमारा अमाउंट तो पूरा हो गया, मुक्ता ने दिल ही दिल में कहा। वैसे तो मिहिर ईशान की मदद लेने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था,
लेकिन इस वक्त मिहिर को उस एनवेलप की जरूरत थी। थोड़ी देर बाद पापा के ऑफिस में मेरा दिमाग खराब होने ही वाला है। मैं इस ईशान के साथ बहस करके अभी से अपना मूड खराब नहीं करना चाहता। मिहिर ने अपने आप से बात करते हुए मन ही मन में कहा। मिहिर ने कुछ कहे बिना वो एनवेलप लिया और डीन ऑफिस की तरफ जाने लगा। उसे जाते हुए देखकर मुक्ता ने मिहिर को रोक लिया। मिहिर रुको, तुम अकेले नहीं जाओगे, हम सब तुम्हारे साथ आएंगे। मुक्ता ने जैसे ही अपनी आखिरी वर्ड्स कहे, प्रखर और काव्या ने भी हामी भर दी। मिहिर इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करता था। उसे पता था कि कमेटी मीटिंग में उसे क्या क्या सुनने की बारी आने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, मायरा भी उन सब की बात पर हामी भरने लगी। मिहिर ने अब सोचा कि इस अमाउंट के कंट्रीब्यूशन में सभी इन्वॉल्व थे, तो सबको साथ में ही मीटिंग में जाना चाहिए। इसलिए वो सब एक साथ डीन ऑफिस की तरफ चले गए। हैरानी की बात तो ये थी कि इस बार ईशान भी उनके साथ था। जैसे ही वो सब डीन ऑफिस के अंदर गए, सबके दिल में एक तरह की नर्वसनेस थी। 8-10 कमेटी मेंबर्स और डीन रायचंद उन सब की तरफ बहुत ही कोल्ड नजरों से देख रहे थे। मायरा की मॉम मिसेस ओब्रॉय भी वहीं थी। मिहिर ने ज्यादा वक्त गवाए बिना पॉइंट पर आना सही समझा। वो डीन रायचंद के टेबल के पास गया और उसने अपनी जीन्स की जेब से एक एनवेलप निकालकर उस टेबल पर रख दिया। जिस तरह से डीन रायचंद और बाकी सब कमेटी मेंबर्स मिहिर की तरफ सवालिया नजरों से देख रहे थे, मिहिर ने उनके अनकहे सवालों का जवाब देते हुए कहा, मोनालिसा के स्टैचू की रिपेयर एंड रिस्टोरेशन के लिए अप्रोक्सीमेटली 1,30,000 रुपयों का खर्चा आ सकता है। हम सब ने मिलकर उतना अमाउंट इकट्ठा किया है। उम्मीद करता हूँ कि हमारा डिटेंशन सक्सेसफुल हुआ होगा। जैसे ही मिहिर ने अपनी बात खत्म की, बाकी सब भी होप के साथ डीन रायचंद की तरफ देखने लगे, लेकिन जिस तरह का रिएक्शन था, उससे मिहिर और बाकी सब बहुत ही शॉक्ड थे। डीन रायचंद ने बहुत ही गुस्से के साथ कहा, डिटेंशन का मतलब ये नहीं था कि तुम मजे से छुट्टी मनाओ और आज आकर हमें पैसे पकड़ा दो। क्या तुम सबको लगता है कि RRSV कॉलेज के पास इतने पैसे भी नहीं होंगे? मैंने तुम्हें एक मौका दिया था कि तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी जैसी चीजें समझ आए, पर वही मेरी गलती थी। अब तुम्हें 6 डेज डिटेंशन मिलेगा। क्या होगा जब मिहिर को एक और पनिशमेंट मिलेगी? अब ये 6 डेज डिटेंशन क्या होगा? क्या ईशान और अंजलि की एक बार फिर से मुलाकात हो पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए परम सुंदरी, सिर्फ पॉकेट FM पर। मिलेगा। डीन रायचंद के कहे इन शब्दों